नमस्कार हिमांशु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। दर्शकों को भी खूब खूब प्रणाम। अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि आज हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जो कि जियो पॉलिटिक्स में बड़ी गहरी पैठ रखते हैं, हिमांशु भट्ट जी मौजूद हैं। आज उनसे ही समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। हिमांशु भाई, सबसे बुरी खबर तो पाकिस्तान को सऊदी अरब से आई एक लात पड़ी है कि ना तो अब हम तुमको पैसा देंगे फ्री में और ना ही तुमको तुम्हारे यहाँ कुछ इन्वेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के पास सुना है कि 2-2.5 दिन का ही तेल बाकी बचा है, तो अब होगा क्या पाकिस्तान का। देखिए, ये ऐसा कुछ हुआ है अंजू जी। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हम जब दावत होती है तो बाहर भीखमंगों की भीड़ जमती है और वो भीखमंगे कटोरे लेके हर जगह चले जाते हैं। जब तक दावत चलती रहती है तब तक तो ठीक है, मगर यहां पर पूरे पश्चिम एशिया में, वेस्ट एशिया में युद्ध जुड़ चुका है। पहले मैं तेल को लूंगा और फिर आऊंगा कि बाकी सब बंद किया। अभी जब आरामको के ऊपर ईरानी मिसाइल आती है और तेल का सप्लाई वर्ल्ड ओवर हार्मुज स्ट्रेट से बंद हो जाता है तो क्या होता है? आप नगद में देके लेने वालों को देंगे या फिर कोई भीख मंगे जो 2 4 5 साल से उधारी में लेते आए हैं उनको देंगे? तो पाकिस्तान की हालत तो उनके प्राइम मिनिस्टर के शब्दों में कहे, शहबाज शरीफ के, बेगर्स कांट बी चूजर्स। बस ये तो एक भीख मंगा है पूरे अरब विश्व के अंदर अपने आप को प्रस्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। 2021 से आप देखें और उनके इकोनॉमिक ग्राफ को समझने की कोशिश करें हम, तो ये बात समझ में आती है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरी तरफ चाइना का रोल ओवर करना लोन्स, इसके ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। पाकिस्तान नाम का देश जो कि एक जमीन का टुकड़ा है, उसके ऊपर बहुत से लोगों की असर है। काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा, मगर मैं आपको बता दूं एक हकीकत कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान में जमीन खरीदी हुई है। यूएई के अमीर ने खरीदी हुई है, कतार के अमीर ने खरीदी हुई है। वो सबकी अपनी अपनी हवेलियां हैं वहां पर, जहां वो शायद 15-20 साल से गए भी नहीं, मगर वो उनके लिए सिक्योर पड़ी है। अभी ऐसी स्थिति में हमेशा से जब सऊदी अरब से तेल का सप्लाई पाकिस्तान को जो जाता था वो उधारी में जाता था। अब ऐसे युद्ध के वक्त में क्या सऊदी अरब कुछ भी उधारी में देगा? कोई भी होगा, अगर भारत होगा तो भारत देगा। हम तो तेल देते हैं, लेते हैं रशिया से, नगद पैसे देके लेते हैं। तो यहां पर एक तो जब तेल नहीं बचता है तो हालत क्या होती है पाकिस्तान के लिए? एज फार एज ऑयल एंड एनर्जी इज कंसर्न, दो जगह से वहां आते। एक तो सऊदी इमदाद, यूएई की इमदाद, और उनसे आता हुआ भीखमंगों को दी हुई भीख, उसका तेल। और दूसरा स्मगलिंग करके ईरानी बॉर्डर से अंदर आता था तेल। क्वेटा के कोर कमांडर को इसी के लिए बिठाया जाता था। पाकिस्तानी आर्मी जो वहीवट करती थी और करती है रादर, अब युद्ध छेड़ने से पाकिस्तान का वो स्मगलिंग का रूट भी बंद हो गया। अभी ऐसी स्थिति में जब 2-2.5 दिन का तेल बचता है तो वो करेंगे क्या, लड़ेंगे कैसे? आप देखिए, आज ही उसके रिजल्ट दिखने लगे। बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने एक तरफ पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा के मारा है, 7 सैनिकों को। हालांकि उनके साथ में तो उनकी कुछ समझौती हुई थी कि वो 70 बलोच फाइटर्स को छोड़ेंगे, उसके बदले में हम ये 7 सोल्जर्स को छोड़ देंगे, मगर इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने दौड़ा दौड़ा के मारा और पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर से जब फोन गए तो बलोच ने उठाए भी नहीं। ये तो इनका दिखना शुरू हो गया। और सऊदी अरेबिया अब उनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देगा, कहीं भी नहीं देगा, क्योंकि
सऊदी अरब के लिए अपने अस्तित्व को सही करके बचा के रखना जरूरी है। अरामको के ऊपर जब मिसाइल्स गिरेगी, ऑयल का सप्लाई मान लो कि 10% या 20% भी गिर गया, तो उनकी इकोनॉमी की तो बड़ी असर होगी, क्योंकि आज भी सऊदी अरेबिया ऑयल की इकोनॉमी पर निर्भर है। यूएई की बात अलग हो जाती है, मगर सऊदी अरेबिया तो निर्भर है। तो ऑफिशियल स्पोक्समैन सऊदी अरेबिया का जब सीधा बता देगा पाकिस्तान को कि आज से आपको बीट देना बंद कर दिया, बड़ी सीधी भाषा में कहे तो अंजू जी ये बात ये है, और इसीलिए नहीं देंगे सऊदी वाले। जिसमें बड़े भाईजान ने छोटे भाईजान को लात मार दी, ये समझना पड़ेगा। पर एक चीज और है हिमांशु भाई कि जैसे बोला है उन्होंने, कहा हमारे पास तो टैक्स पेयर का पैसा आता है, मुफ्त खोरों को कुछ नहीं देंगे, तो पाकिस्तान को आईना भी दिखा दिया। लेकिन मजेदार यहाँ पर यह है कि उनका तो आपस में एक डिफेंस डील हो रखा था कि अगर हमारे पर अटैक हुआ तो तुम आओगे। तो क्या सऊदी को इस बात की नाराजगी है कि ईरान तो उनको ठोकता जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले तो मदद ही नहीं कर रहे उनकी? पाकिस्तान वाले कहां से मदद करेंगे? अभी देखिए, मैं बताऊं आपको हकीकत क्या हो रही है। ये जो पैक्ट हुआ था सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, जो पैक्ट हुआ था, वो पैक्ट क्या बता रहा था कि पहली बात तो ये थी कि सऊदी अरब के लिए यमन में 25,000 का लश्कर पाकिस्तान भेजेगा। मतलब सऊदी अरब लड़ेगा नहीं, उनके लिए पाकिस्तानी सैनिक जाके लड़ेंगे, मतलब वहां जाके हलाल होंगे। अभी ये भेजने में इनको दिक्कत हो रही है। दूसरा, सऊदी अरब ने क्या मांगा था सर, इसकी बात बहुत कम लोग कर रहे हैं, बहुत दबी आवाज में कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान के जो बने बनाए एटम बॉम्ब है, सऊदी अरब की नजर उधर है। सऊदी अरब हमेशा से कहता आया है मैं एटम बॉम्ब बनाऊंगा नहीं, मुझे तो जब जरूरत पड़ेगी मैं ले लूंगा। और उसके पुख्ता प्रमाण अंजू जी मिल रहे हैं। दर्शकों को एक चीज मैं याद दिला दूं, 2024 का एंड 2025 की शुरुआत, आपने एक कहानी सुनी थी, रहीम यार खान में शायद बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था, और उसके बाद 50 काली मर्सिडीज एक के बाद एक निकल के वहां गई थी, वहां से कुछ लेके आई थी और चली गई थी। और उसके बाद ओसिंट में वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ओपन मीडिया में कि जैसी फैसिलिटी पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल के लिए बनाई है, उसकी कार्बन कॉपी सऊदी अरब में भी बन चुकी है, वहां भी अवेलेबल है। दो और दो मिला लो। तो सऊदी अरब ने जो भी किया आज तक, वो अपने फायदे के लिए किया, पाकिस्तान के लिए नहीं। मगर पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स और पाकिस्तानी शासक अपनी प्रजा को हमेशा गलत चूरन चढ़ाते रहे कि ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारी दोस्ती है, हमें तो ये कर देगा। सबसे पहले तो सऊदी अरब ने बंद किया था पाकिस्तानी भिखारियों को, मक्का मदीना में से भगा दिया था। सबसे पहले तो सऊदी अरब ने किया था कि आप अपने बेगर्स को न भेजें। तो ये सब सऊदी अरब के लिए जाके लड़ने के लिए पाकिस्तानी सैनिक है, उनकी जरूरत है। और यहां तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिला के सऊदी अरब का ये सोचना था कि आज भी सऊदी की पूरी जो आर्मी है, सऊदी अरब की आर्मी में अधिकांश पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल्स हैं जो चला रहे। तो वो ईरान के सामने जाके लड़ेंगे, लड़ने की औकात है उनकी। और दूसरी बात, जहां तक पाकिस्तान भेजे, वहां फिर बात आ जाती है कि वॉर ऑफ एट्रिशन की। पाकिस्तान के पास 10 लाख की सेना होगी, मगर क्या वो 10 लाख जवानों के लिए
सही आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है? पिछले 4 साल से मिल रहे रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना के पास चाहिए उतने आर्म्स और एम्यूनिशंस नहीं है। इसी वजह से उनको बलोच लिबरेशन फाइटर्स भी मारते हैं, वो बाजू से टीटीपी भी मारता है, अफगान बॉर्डर पे ड्यूरन लाइन पे तालिबान भी मारता है। यहां भारत नो टाइम देके बैठा हुआ है और 5वीं फ्रंट खुलेगी कि जैसे ईरान ने किया, आज अजरबैजान को मारा, आज तुर्की को मारा, कल पाकिस्तान की बारी आएगी तो तुर्की भी ईरान भी मारेगा। अंजू जी, ईरान ने तो कह ही दिया है ना कि अगर हमको एक भी सबूत मिल गया कि हम आपकी एयर स्पेस का या एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान पर हमले करने के लिए किया है तो हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। और फिर जो ड्रोन छोड़े गए ईरान में, वो कहां से आए, वो कहां किसकी एयर स्पेस का इस्तेमाल करके छोड़े गए? पाकिस्तान की। ये तो सबको पता है। तो बस दिन गिन रहा है, क्योंकि तुर्की में जब तुर्की को ठोका गया है तो उसके बाद से पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर और शहबाज की नींद उड़ी हुई है। और ऊपर से भारत ने 5 मार्च से 12 मार्च तक नो टाइम घोषित किया वेस्टर्न सेक्टर में, तो वो तो वैसे ही परेशान हो गए हैं ना। इसीलिए उनका प्रेसिडेंट जरदारी संसद में खड़े होकर कह रहा था कि भारत एक और युद्ध करने की तैयारी में है। मैं तो कहूंगा अभी मत करो, पहले हमको ईरान को ही ठोकने दो। शायद यही सोच रहा होगा वो। नहीं, वो तो वो सोचेगा, मगर क्या भारत ऐसे दुश्मन को मारने जाएगा जो दुश्मन ही नहीं है, जिसकी कोई औकात ही नहीं है? अंजू जी, मैं तो बहुत स्पष्ट तरीके से मानता हूं कि इनकी लड़ाई लड़ने की कोई औकात ही नहीं है। अभी जिस देश के पास 2 दिन का तेल नहीं हो, वो कितने भी लड़ाई लड़ेगा? क्या अपने टैंक के लिए, चलो मान लिया आर्मी के लिए थोड़ा बहुत बचा के रखा होगा, कितने दिन का? क्या उनमें वो क्षमता है कि अपने हवाई जहाजों को 10 दिन तक उड़ा सके? ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया, 48 घंटे में जो उनकी एयरफोर्स ग्राउंड हुई थी तो वो कभी खड़ी नहीं हुई। कराची के 200 मील दूर हम बैठे हुए थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई कराची में से बाहर निकले नौकाबेड़ी की। अभी ऐसी स्थिति के अंदर पाकिस्तान को जब तीतरफा चौतरफा वॉर लड़ना पड़ता है, तो आप जब डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल बन के उनका लंच खा के आते हो, तो ये इसकी कीमत है। बड़ी सीधी समझने की बात है जियोपॉलिटिकली कि ट्रंप ने ऐसे ही आपको लंच नहीं खिलाया था। ट्रंप ने बहुत स्पष्ट कहा था कि हम आपकी सरोजमीन का उपयोग करेंगे ईरान को मारने के लिए, और ये चीज पाकिस्तान बखूबी करता आया है। हर जगह पे देखो पाकिस्तान ने इन रिटर्न यूएस को दिया है कि वी विल हेल्प यू कंटेन द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन दिस रीजन। दूसरी तरफ चाइना के साथ में वो पार्टनरशिप में सीपैक चलाते हैं। ये तो बड़ी सीधी बात है ना, समझ में आती है कि वो समझते हैं कि वो दोनों बड़े पावर को अपने डुगडुगी से नचाएंगे, मगर ये नाच थोड़े दिन का होता है। और अब जब लंच खा के आए, बाहर भी निकल गया, अब वक्त आ गया है कि वो लंच खा के आए, उसकी कीमत अदा करो, और वो कीमत पाकिस्तानी लोगों के लहू से अदा की जाए। अंजू जी, अभी तो एक और मुसीबत है ना, इस सवाल का जवाब भी तो देना पड़ेगा मुल्ला मुनीर को कि ये जो पाकिस्तान में कराची इस्लामाबाद में अमेरिकी कॉन्सुलेट, अमेरिकी दूतावास पर जो हमले किए वहां के शिया समुदाय के लोगों ने खमैनी की मौत के बाद जिस तरह का बवाल काटा, यूएस मरीन को गोलियां चलानी पड़ गई उन पर, तो ये सवाल भी तो पूछा जाएगा कि तुम इनको नहीं संभाल पाए? तुम हमसे इतना कुछ लेते हो, पाकिस्तान अमेरिका के आगे बिछा रहता है, कितना फंड आईएमएफ के जरिए उनको दिया जाता है जिसका हिसाब ही नहीं है। तो पूछेगा नहीं ट्रंप उससे कि मुल्ला मुनीर तुम कर क्या रहे थे भाई, तुम ये नहीं संभाल पाए? आप देखो कहां दिख रहा है मुल्ला मुनीर आज के दिन में, छुपा बैठा है किसी बंकर में डर के मारे ईरान की धमकी के बाद। नहीं, वो तो छुप गया है। देखिए, वो ट्रंप के सामने या व्हाइट हाउस के सामने जा नहीं पाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, देखिए जिया उल हक को आम से मारा था, आम के अंदर बॉम्ब डाल के मारा होगा। ये डिक्टेटर का कुछ ऐसा हाल होगा, शायद अंडे में मार देंगे।
तो और जिया उल हक को जब मारा था ना, तब अमेरिका ने अपने एम्बेसडर को भी साथ में उड़ा दिया था। इसके साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको तो एक सामान्य अंडे से मार देंगे। उसकी वजह सीधी सी है कि जब आप ब्रीफ केस लेके जाते हो, 12 ट्रिलियन के जखीरे की बात करते हो, दूसरी तरफ जाके शी जिनपिंग को बोलते हो कि हम सीपेक भी चलाएंगे, बोलते हैं कि हम तो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। मुल्ला मुनीर की बात करें तो अभी ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या होता है? कि हमारी जमीन इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोग हमें देंगे पैसा, ये वो समझते हैं। मुल्ला मुनीर, आसिम मुनीर तो ये समझता है, और यही माइंडसेट के ऊपर पूरा पाकिस्तान चलता आया है। मगर वो उनको ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के अंदर ही अपनी पॉपुलेशन में तकरीबन 28 से 30% शियापंथी लोग बैठे हुए। बिल्कुल। वो आपको एक नजारा दिख गया कराची में, उन्होंने अमेरिकन काउंसिलेट को रैंसैक किया, 40 लोग मर गए उसमें। अभी ऐसी घटनाएं और नहीं घटेगी, उसकी क्या जिम्मेदारी? अमेरिका ने तो बोल दिया कि लाहौर में से अपनी काउंसिलेट बंद करो। अभी जब आपका दोस्त राष्ट्र ही आपके देश में से अपनी काउंसिलेट बंद करके जा रहा है, तो ये क्या दर्शाता है? पाकिस्तान को न तो अमेरिका पैसे देने वाला है, मतलब IMF या कोई भी मॉनेटरी फंड के प्रोग्राम नहीं मिलने वाले। सऊदी अरब ने मना कर दिया, UAE तो पहले से करके आया है, क्योंकि उसके बाद 2 घंटे जब MBZ यहां पर आए थे तो वो बात करके गए थे। और मजे की बात यह है, पाकिस्तान के फौजी फाउंडेशन के अंदर की मालिकी किसने खरीदी है? UAE के अमीर ने। एक के बाद एक आप ग्वादर दे चुके हो, एक बार चाइना को, आप बोलते हो अमेरिका को कि आप भी ले लो। आपने 3 एयरपोर्ट दिए हुए हैं बलूचिस्तान और ऊपर के भाग में KPK के, कि यहां से अमेरिकी ड्रोन्स ऑपरेट करेंगे। तो क्या ईरान को पता नहीं चलेगा? और जो ईरान की हालत तो आज ऐसी है ना कि ईरान तो आके बैठा हुआ है कि मैं तो मरूंगा, ठीक है, आप सबको भी मार के जाऊंगा। यही तो ईरान कर रहा है। बिल्कुल। एक के बाद एक जो राष्ट्र के अंदर अमेरिकी बेसिस है, अमेरिकी ठिकाने हैं, वहां पर ईरान मार रहा है। उसको तो कुछ पड़ी नहीं है। आज तुर्की भी आ गया और अजरबैजान भी आ गया, कल पाकिस्तान भी आ जाएगा। और ये तो बड़ी सीधी बात है ना कि ये एक ऐसा विद्यार्थी है क्लास का, अरब विश्व का या इस्लामिक विश्व का। पाकिस्तान एक ऐसा विद्यार्थी है जो नाकारा है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, मगर वो मॉनिटर बनने बैठा है। अंजू जी, तो अमेरिका को बात पता है। ट्रंप ने जब लंच खिलाया उसको, तभी ये बात तय हो गई थी कि ये मुर्गी को हलाल करना है। अब कब होगी वो एक सवाल खड़ा होता है। अब हो जाएगी हिमांशु भाई, क्योंकि अब जो खबर आई है वो ये आई है कि मुल्ला मुनीर का कोई चहेता आसिफ मर्चेंट है, जिसको कि अमेरिका में पकड़ा गया है, और बताया जा रहा है कि वो सुपारी दे रहा था डोनाल्ड ट्रंप को मरवाने की। 5-5 हजार रुपए उसने जिन एजेंट्स को दिए इनको मरवाने के लिए, वो FBI के ही अंडर कवर एजेंट निकले। तो अब तो ये वाली बात जब सामने आ गई है, तो मुल्ला मुनीर से पूछा जाएगा, भाई तुम्हारा करीबी अमेरिका में क्या कर रहा था, ट्रंप को मरवाने के लिए भेजा था। तो अब तो और फंस गया ना मुनीर। नहीं, वो तो फंस गया, यहां तो गला काट दिया जाएगा। He will be neutralized immediately the moment the things are confirmed. It's very clear about it. क्योंकि मुनीर का भी ऐसा कहा जाता है कि ट्रंप के शासन में आने के पहले जब 2 बारी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उनके कैंपेन के दरमियान जानलेवा हमले हुए, तो उसमें से एक तो सब ईरानियन कनेक्ट वाला था, दूसरा का कनेक्ट सीधा पाकिस्तान से निकल के
अफगानिस्तान होते हुए वो कनेक्शन बाहर आ रहा था। अभी इसमें ये तीसरा आ गया आसिफ मर्चेंट। तो FBI हैज बीन वेरी सिस्टमेटिकली गोइंग ऑन इट। और भारत के तरह ही USA के अंदर भी अगर प्रो पाकिस्तान लॉबी है तो उसी तरह एंटी पाकिस्तान लॉबी भी काम करती है। और वो एंटी पाकिस्तान लॉबी, they will not leave any stone unturned to see to that Asif Merchant is hanged and linked to Asif Munir। ये आसिफ मर्चेंट की जो बात आ रही है ना, इसके तार मेरे हिसाब से गल्फ से जुड़ के वहां जाते हैं। जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, मेरी जानकारी में बात आई है, वहां तक ये कुछ कनेक्शंस या रियाद से या कतर के दोहा से निकल के वहां तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोहा के काफी लोगों के कनेक्शंस US की काफी यूनिवर्सिटियों के साथ में बहुत पक्के हैं। तो ये एक लिंक को भी वहां पर एक्सप्लोर हो रहा है। ऐसे न्यूज भी मेरे पास आए, मगर कंफर्म नहीं हो रहे, तो अभी ये कह नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन यही बात है ना हिमांशु भाई, कि जब आसिफ मर्चेंट से पूछताछ होगी तो सिरे बहुत सारे निकल कर आएंगे, बच पाना मुश्किल होगा मुल्ला मुनीर के लिए। और मजेदार ये है कि उनके पास तो 2.5 या 2 दिन का ही तेल बचा है। और भारत की अगर बात करें तो भारत की तो बल्ले बल्ले है, अभी हमारे पास 25 दिन का क्रूड ऑयल है, 70 दिन का तेल है रिजर्व में, तो भारत को तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ऊपर से रशिया भी हमको डबल सप्लाई देने को तैयार हो गया है। ये कल ही निवेदन आ गया, बहुत ऑफिशियल निवेदन आ गया है, जहां पर रशिया ने बहुत खुल के बोला है कि वी विल फुलफिल द एनर्जी डिमांड्स ऑफ भारत। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपको जरूरत 100 की है तो हम 100 का 100 देने को तैयार है। ऐसे भी देखा जाए तो 2025 के साल का हमारा इनटेक का फ्लो देखे आप, तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट थी कि रशिया वाज अवर बिगेस्ट सप्लायर। 38-40% तक हम लोग गए हुए थे। अभी वो जनवरी के महीने में थोड़ा नीचे आया टेक्निकल वजह से, क्योंकि नई नई कंपनियां रशिया में फॉर्म हो रही है, और फरवरी से वो फ्लो फिर से बढ़ रहा है। तो इसको देखें तो भारत को तो, अगर ये युद्ध लंबा चला, इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज आई थिंक वी विल मेक लॉट ऑफ मनी। ये मेरा गुजराती दिमाग बता रहा है कि यहां भी आपदा में अवसर, जो मोदी जी कहते रहते हैं ना हर वक्त, यहां तो आपदा में बड़ा अवसर आ जाएगा। इंडिया विल मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस, क्योंकि हम जो रशिया से ट्रेड करेंगे, जस्ट इमेजिन कि आज 72-74 डॉलर प्रति बैरल है गल्फ का तेल। रशिया का तेल हमें 47-50 डॉलर प्रति बैरल मिलेगा। उसको हम यहाँ प्रोसेस करेंगे, रिफाइन करेंगे, और वो डॉलर में बाहर बेचेंगे। हम जो सप्लाई कर रहे हैं यूरोप को, वो अभी तक बंद नहीं हुआ, आज के दिन में भी चालू है। वही सप्लाई चालू रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट से रशिया से ले लेंगे। और मैं नहीं मानता कि ईरानी नौसेना में इतनी ताकत है कि वो 4 या 5 दिन से ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैप्चर करके बांध में लेके सब बंद कर दे, ठप कर दे। वो होगा नहीं, बिकॉज यूएस विल ऑल्सो हैव टू टेक दैट स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑफ फ्रीइंग द स्टफ, क्योंकि बाकी सब भी यूएस के ऊपर, इजराइल के ऊपर चढ़ के बैठेंगे वरना। तो ये खाली भारत का सवाल नहीं है। और जहां तक लोकल डोमेस्टिक डिमांड की बात है, हमारे पास तो 60-70 दिन का तेल का सप्लाई ही है। ऊपर से वेनेजुएला का जो तेल आने वाला है, जो तेल को रिफाइन भारत के अलावा और कोई कर नहीं सकता। जो कर सकता था उसके ऊपर तो बम मारी हुई है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए ऑयल इज नॉट अ प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आएगा वो LNG का आएगा, क्योंकि हम कतर से लेते हैं, काफी हम कतर से लेते हैं। मगर उसके लिए भी आज या कल मैं आपको हरदीप सिंह
हरदीप सिंह पुरी का निवेदन शायद मिल जाएगा कि अफ्रीका के 2 देशों के साथ में बात हो रही है और जहां से वो सप्लाई को न्यूट्रलाइज करने की मीन्स नई चैनल शुरू करने की प्रक्रिया बन रही है। तो तेल का तो सवाल ही नहीं है। और ये नोटैम की जहां तक बात थी ना, जो जी दर्शकों को बता दूं मैं, ये कभी कभी नोटैम क्या होता है पता है? आपको किसी को डराना हो ना तो भी आप नोटैम डराते हो। जैसे मैंने कहा कि सही दुश्मन हो तो लड़ा भी जाता है। अभी आपको पता है कि उसके पास सेना तो 2 लाख की है, मगर 2 में से 1 लाख लोगों के पास तो हथियार ही नहीं है। 2021 से यह सिलसिला चलता आ रहा है। CIA की क्लासिफाइड रिपोर्ट से लेके इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी ये कहती है कि पाकिस्तान के पास जो भी हथियार थे वो हथियार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसकी वजह यह भी है कि उनके पास पैसे नहीं थे। तो जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, वहां उन्होंने अपना काफी एम्यूनिशन जो वो बनाते थे वो यूक्रेन को बेच दिया। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी इकोनॉमी की हालत को देखते हुए मुझे तो वो लड़ने लायक अपोनेंट भी नहीं लगता। सर, जब हथियार बेच दिए और उनकी हालत आप सोचिए कि तालिबान के हाथों, बलोच आर्मी के हाथों क्या हो रही है, वो जग जाहिर है। पोस्ट छोड़ छोड़ कर तो भाग रहे हैं वो बेचारे, गन उनके पास चलाने के लिए नहीं है। तो वो भारत जैसे सशक्त आर्मी का मुकाबला करेंगे तो कैसे करेंगे? तभी तो जरदारी संसद में खड़े होकर कह रहा था कि मैं भारत को सलाह दूंगा कि सही वक्त नहीं है। अरे वो अपनी कमजोरी छिपा रहा है। भारत के उसकी सलाह पर चलेगा कायदे से सोचा जाए तो। उनका तो खुद का रक्षा मंत्री कह रहा है कि भारत भी हम पर हमला कर सकता है। भारत ने तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बलोचियों के साथ हाथ मिला लिए हैं, हमको तो इजराइल भी ठोकने वाला है। तो ये जो डर है सर, वो यही तो दिखा रहा है कि कितनी कमजोर है पाकिस्तान की आर्मी और वहां के हुक्मरान। नहीं, ये जो पाकिस्तानी हुक्मरान है ना, उनके लिए डर अच्छा है, क्योंकि वहां की जो आवाम है ना, कहती है ना कि हम तो जोश वाले लोग हैं। खाली जोश से घोड़े पे चढ़ के जंग नहीं लड़ी जाती आज के जमाने में। बिल्कुल। और ये बात का सबूत भारत ने 4 दिन के अंदर 78 घंटे में दे दिया। तो ये तो ज्यादा और गबरते हैं। अब तो ये ज्यादा गबरते हैं। इनके लिए एग्जिस्ट करना आज बहुत बड़ी बात है। अस्तित्व में रहना पाकिस्तान का, ये बहुत बड़ी बात है। वरना क्या, जिसके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, जिसके पास कोई एयर कवर नहीं है, वो तालिबान आपको ठोकता है। हाँ। तो उसी से पता चलता है कि उनके पास आर्म्स एम्यूनिशन सही नहीं है। और हिमांशु भाई जो है वो चाइनीज है, तो कितने चलते हैं वो तो चाइना को ही पता है, पूरी दुनिया को पता है। HQ9 का क्या हाल हुआ, HQ15 का क्या हाल हुआ, वो सब जानते हैं। और दूसरी बात तो यह है ना, उनके पास कोई नेटवर्क नहीं है। शायद चाइनीज एम्यूनिशन खराब नहीं होगा, अगर वो चाइनीज चलाएंगे तो सही चलाएंगे, मगर इनके पास ये सही नहीं चलेगा, क्योंकि उनको इसको नेटवर्क में स्थापित करके, जैसे हमारे आकाश तीर जैसे सिस्टम के जो 500 रुपए की गोली में से बने हुए हैं, पुराने गन्स में से बने हुए हैं, मगर कितने कारगर साबित हुए हैं वो पूरे भारतवर्ष ने देखा उन 4 दिनों में। वो उनमें वो काबिलियत आए, वो सोच भी नहीं सकते हम। और इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि वो मरेंगे। देखो, अभी तालिबान मार रहे हैं, ये बाजू बलोच मार रहे हैं, तीसरी तरफ अभी TTP वाले आ जाएंगे, ईरानी भी मारना शुरू करेंगे। मारने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अपने आप जहां वो खत्म हो जाएंगे तो हमें मारने की क्या जरूरत है। हमें अपने हाथ गंदे क्यों करना। बिल्कुल। हमने तो अपना शस्त्र दे दिया है। अभी देखो, मई के महीने में, मई एंड के बाद पाकिस्तान की जो हालत होने वाली है, ये जो वाटर, जो पानी का जो बहाव, हमने रोक लिया है ना, 10-12% पानी भी रोक लिया तो बात वहां खत्म हो जाएगी। और ये काम हो रहा है।
हमारे मानने से बहुत त्वरित गति से हो रहा है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड दैट बाय दिस ईयर एंड पाकिस्तान इज ब्रीदिंग इट्स लास्ट ब्रेथ्स। लेकिन एक जो डेवलपमेंट भारत में हुई है कि खमेनी की मौत पर भारत ने संवेदना नहीं जताई, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, सोनिया गांधी की तरह कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की, पीएम मोदी ने पोस्ट नहीं किया, ये सारे सवाल उठ रहे थे। अब तो शायद वो मुद्दा भी खत्म हो गया, क्योंकि विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने जाकर वहां पर ईरानी एम्बेसी में एक सांत्वना संदेश लिख दिया। मेरे ख्याल से तो ये काफी है ना। बहुत है, बहुत है। खमेनी था कौन? एक धार्मिक नेता था, उससे आगे कुछ नहीं। उसके प्रति उसके धर्म के लोगों की निष्ठा हो सकती है, बिल्कुल, उसे हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उससे कोई परहेज भी नहीं करते। मगर उससे ज्यादा एक राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख से या एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री से आप एक्सपेक्ट करोगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हम भारत के रहने वाले सनातनी लोग हैं और बिन सांप्रदायिकता को हम अपनी तरह से समझते हैं। ये चूरन हमें बहुत ज्यादा पढ़ाया गया, ज्यादा समझाया गया पहले 50-60 सालों में कि लघुमतीवाद मतलब बिन सांप्रदायिकता। मगर आज ये बात नहीं चलेगी और इसके लिए भारत बहुत स्पष्ट है। और भारत की आवाम, आज आप देखो कि द मूड चेंज इज वेरी वेरी स्विफ्ट। समझो जी, आपको रोड के ऊपर या कॉलेज में पढ़ता हुआ एक जेनजी का बच्चा भी ये बात मुंह तोड़ तरीके से कह देगा कि सर ये तो एक ही कम्युनिटी के लोग करते हैं। लोगों की समझ में बातें आ रही है और इसीलिए आज के भारत में ये 11 साल के नरेंद्र भाई के शासन के बाद एक स्थिति कहां ऐसी आई है जहां पर मुझे तो भारतीय इकोनॉमी लीप फ्रॉग करती हुई नजर में आ रही है जी। हम 5 ट्रिलियन नहीं, 1.5 साल में शायद 6 ट्रिलियन के आंक को भी निकाल गया, वो दिख रहा है। आपदा में अवसर हम ढूंढते हैं और यही गोल्डन टाइम है भारत के लिए। और वो कहते हैं ना, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, वैसी स्थिति दिख रही है कम से कम तेल के मामले को लेकर। और यहाँ पर एक चीज और मजेदार हो गई है, वो डोनाल्ड ट्रंप जो कहता था कि मत खरीदो रशिया से तेल, क्योंकि यूक्रेन वॉर को भारत एक तरह से बढ़ावा दे रहा है, फंडिंग कर रहा है। अब तो ये कहने लायक भी नहीं बचा वो, अब तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। डबल सप्लाई होगी रशिया से, तो अब तो वो ये भी नहीं बोल पाएगा ना कायदे से। उसके विदेश सचिव ने एक निवेदन दिया कि हम मानते हैं कि भारत अपनी जरूरत से ज्यादा तेल नहीं लेगा। सूर बदले हुए। इसके बाद ही रशियन स्पोक्समैन ने निवेदन दिया कि वी आर प्रिपेयर्ड टू गिव व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर इंडियाज एनर्जी नीड्स। तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई है। और अब कभी भी डोनाल्ड ट्रंप या व्हाइट हाउस, और ऐसे भी उनको भारत तेल खरीदे उससे तो मतलब ही नहीं था ना। उनको तो तकलीफ थी कि हम रूपी रूबल में धंधा कर रहे हैं और हम रूपी में तेल लेके डॉलर में बेच रहे थे और यूरो कमा रहे थे। ये तकलीफ थी उनको, उनकी डॉलर की हेजेमनी को हम तोड़ रहे थे जी। और ये तो हम तोड़ते ही रहेंगे। अब कुछ करने की स्थिति में भी नजर नहीं आ रहे ना फिलहाल तो भारत पे, क्या किसी पर भी अपना वो जो दादागिरी डोनाल्ड ट्रंप दिखाते थे वो नहीं दिखा पाएंगे ना। जिस तरह के हालात से अभी वो गुजर रहे हैं, वहां पर बहुत कुछ टूटा है, उनका घमंड भी टूटेगा। और ये जो युद्ध चल रहा है इसको लेकर, जो अमेरिका की सेनेट है वहां पर जो तमाशे हो रहे हैं, वो भी जग जाहिर है किस तरह का व्यवहार वहां पर सेनेटर्स के साथ हो रहा है जो विरोध कर रहे हैं इस युद्ध का। तो वो सब भी डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ने वाला है। लेकिन अब देखते हैं कि मुल्ला मुनीर का क्या होता है जब से ये आसिफ मर्चेंट वाला खुलासा हुआ है। और सऊदी अरब ने तो बैठे बैठाए एक जोरदार झटका दे ही दिया मुल्ला मुनीर को। अब तो त्राही त्राही मचेगी वहां पर एक एक पाई के लिए, और ऊपर से तेल भी नहीं होगा उनके पास, तो उनकी हालात तो बद से बदतर होने जा रही है। लेकिन आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी हिमांशु भाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम।